Hello, good morning students. Myself Ranjit Gupta. Today I am starting new chapter 4 magnetic effect of current. Okay. Then आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज ये चैप्टर क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट हम तभी समझ सकते हैं जब हम सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड? फर्स्ट टॉपिक इज द मैग्नेटिक फील्ड में फील्ड। अब इस टॉपिक में जैसे हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 1 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया था कि सपोज़ कोई भी चार्ज हो, इस चार्ज के सराउंडिंग में स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो दैट स्पेस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी सेम तरीके से ऐसा कोई भी स्पेस किसी भी कंडक्टिंग वायर के अराउंड में, किसी मैग्नेट के अराउंड में कोई भी स्पेस जहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करे, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, तो दैट स्पेस इज़ नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई भी ये मान लेते हैं बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के पास अगर हम कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो क्या होता है कि अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसी दूसरे मैग्नेट को लाने पे। या अगर हम इसके पास जो है किसी आयरन, निकिल, कोबाल्ट जैसी कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आएँ तो ये ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करेगा, मीन्स ये क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकिल, कोबाल्ट। तो इन सबको भी ये मैग्नेटिक फील्ड में है ये, बिकॉज इसके सराउंडिंग में क्या मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेटिक फील्ड में इसको लाने पे क्या हो रहा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मीन्स मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। सो हम यही बोलेंगे कि किसी भी कह सकते हैं कंडक्टिंग वायर और मैग्नेट के सराउंडिंग में ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस और मैग्नेट लाने पे क्या हो, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे, दैट स्पेस इज़ नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के मीन्स ऑस्टेड ने ही फर्स्ट टाइम ये प्रूव किया कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सो हम इनके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या है, सपोज़ कोई भी एक कंडक्टिंग वायर लेते हैं AB, इस वायर के में करंट फ्लो करने के लिए हम इसको कनेक्ट कर देते हैं किसी सेल से। इस तरीके से किसी सेल से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, B वोल्ट के सेल से AB वायर को कनेक्ट किया हुआ। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, इनको हम डायरेक्टली देख नहीं सकते या डायरेक्टली हम इसका एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस चाहिए। तो हम मैग्नेटिक सब्सटेंस में यूज़ करते हैं क्या, कंपास नीडल यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन डिफाइन करते हैं, इस कंपास नीडल का यूज़ करते हैं यहाँ पे, या मैग्नेटिक नीडल बोल सकते हैं। उस मैग्नेटिक नीडल को हम क्या करते हैं, इसी वायर के सराउंडिंग में कहीं भी ऐसे प्लेस कर देंगे। तो सपोज़ ये हो गया आपका मैग्नेटिक नीडल। देन अब यहाँ पे एक स्विच हम यूज़ करते हैं, की यूज़ किया हमने की। अब ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए जैसे यहाँ पे देखा गया कि हमने स्विच को ओपन रखा तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन किया गया तो तुरंत ही क्या हुआ, इस जो आपका मैग्नेटिक निडल है इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। मीन्स ये डिफ्लेक्ट करके सपोज़ इस तरीके से हो गई, या डिफ्लेक्ट करके इस तरीके से हो गई, मीन्स इसमें डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। तो डिफ्लेक्शन होने का मतलब मैग्नेटिक नीडल अफेक्ट कब होगी, मीन्स डिफ्लेक्ट कब करेगी, जब वो किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाए या मैग्नेटिक फील्ड उसको एक्सपीरियंस हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे स्विच ऑन किया तो यहाँ पे AB वायर ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। बट ये अब स्विच को ऑन करने पे हो क्या रहा होगा, तो स्विच को ऑन करने का मतलब ये है कि इस सर्किट में करंट सेटअप हो जाएगी, तो यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो कर रही है तो उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट इफेक्ट इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यही पूरा आपका पूरे चैप्टर में इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं।
अब इसका सबसे बेसिक रीज़न हम जान लेते हैं। क्या रीज़न है कि यहाँ पे जैसे ही ए बी कंडक्टिंग वायर में करंट पास कर रही है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। उसका सबसे बेसिक रीज़न ये है, जैसे भी कभी हमने ये देखा था कि जब भी कोई चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है, जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा चैप्टर 1 और 2 इलेक्ट्रोस्टैट में हमने यही डिस्कस किया। मींस चार्ज अगर आपका रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी जितने भी फिनोमिना है सारा हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में डिस्कस किया, जहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा कि रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में। ओके, लेकिन जैसे इसी चार्ज को हम यूनिफॉर्मली मोशन स्टेट में ला देते हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड से किसी भी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी से ही रिप्रेजेंट करेंगे, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे मूविंग चार्ज, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज आता है, देन ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक और फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो वही चीज़ एकदम सेम यहाँ पे हो रही है। एक्चुअली में है क्या कि इस कंडक्टर में करंट का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में ये डिस्कस किया था, व्हाट इज़ करंट, करंट इज़ ए यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज या फ्लोइंग चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। तो सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या कर रहे हैं, मूव करना स्टार्ट कर दिए इन्होंने। और जैसे ये मूव करना स्टार्ट कर देते देन ये क्या, चार्ज की ये बेसिक नेचर ही है कि मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ भी ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक साथ मूव कर रहे हैं इस कंडक्टर वायर में, तो सो यहाँ भी इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आपको ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स जब भी किसी कंडक्टिंग वायर से करंट पास होती है उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, देन अब ये और इसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। मीन्स इसी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग में, मैग्नेटिक फील्ड। देन अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ का क्यों कर रहे हैं, एक्चुअली में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में सिर्फ इन्होंने प्रूव किया कि मीन्स कोई भी करंट कैरिंग वायर जो होती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, लेकिन इन्होंने इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया कि मैग्नेटिक फील्ड किस फैक्टर पे डिपेंड करती है या किस किस डायरेक्शन में होती है, ये सारा कुछ यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ। तो इसके लिए अब हम बायो-सेवर्ट लॉ को डिस्कस करते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ द बायो-सेवर्ट लॉ। व्हाट इज़ द बायो-सेवर्ट लॉ। तो सपोज़ करते हैं कि कोई हम एक रैंडम शेप का हम क्या करते हैं, कोई कंडक्टिंग वायर ले लिया हमने, ठीक है। ये ऐसे रैंडम कोई भी शेप हमने, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट नहीं रखा है ना एकदम से सर्कुलर रखा है, एक ऐसे रैंडम किसी शेप का क्या हो, कंडक्टिंग वायर हो, और इससे हम एज्यूम करते हैं कि आई करंट फ्लो कर रही है। इस तरीके से आई करंट फ्लो कर रही है और इसके सराउंडिंग में ये हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके सराउंडिंग में। तो एक ऐसे जनरल पॉइंट हमने ले लिया P, इस P पॉइंट पे ये हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। देन इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं। मीन्स ये इतना DL एलिमेंट, मीन्स ये पूरा वायर तो अलग अलग डायरेक्शन में है, मीन्स ये कर्व हुआ है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे कट करते हैं DL। अब IDL को हम क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। IDL को कंबाइनली क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट क्या होते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे, बिकॉज करंट एलिमेंट में ये जो इसकी डायरेक्शन होती है करंट की, वही क्या होती है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो जाती है। तो सो ये करंट एलिमेंट हो गया। तो हमने एक DL छोटा सा एलिमेंट कट किया जिसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I करंट फ्लो कर रही है। ओके, देन अब इससे हम क्या करेंगे, इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, उस पॉइंट से हम एक पोजीशन वेक्टर बना देंगे यहाँ पे। तो सपोज़ ये पोजीशन वेक्टर हो गया R। अब ये पोजीशन वेक्टर DL के साथ सपोज़ करते हैं कि ये थीटा एंगल पे है, बिकॉज में भी हो सकता है ये थीटा पे भी डिपेंड करे।
तो सो हम ये DL के साथ हम ये एंगल भी डिफाइन करते हैं, जो पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। देन तो हम यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बायोसेवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे इस यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, सपोज़ करते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है dB। इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए इन्होंने क्या दिया, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में आपका यहाँ पे फैक्टर देखते हैं कि इस dB मैग्नेटिक फील्ड को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट फैक्टर होता है बायोसेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट फैक्टर जो है कि प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर। मीन्स इस कंडक्टिंग वायर से कितनी करंट फ्लो कर रही है उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन्स जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होगी। अब सेकेंड फैक्टर यहाँ पे हम देखते हैं, सेकेंड फैक्टर क्या है कि ये जो यहाँ से DL जो आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट से आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट की जो डिस्टेंस है उस पर भी डिपेंड करता है। उसके अकॉर्डिंग कि आपका इसकी वैल्यू जो होगी R के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। एंड थर्ड फैक्टर इज द, अब वायर की लेंथ कितनी ज़्यादा है, मीन्स ये जो dB की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, इस पे भी डिपेंड करती है कि लेंथ कितनी ज़्यादा है कितनी कम है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, कम होगी तो कम। उसके बाद फोर्थ फैक्टर बेटा यहाँ पे dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या है, ये आप जो देख रहे हो कि DL के साथ पोजीशन वेक्टर R जो ये एंगल बना रहा, इसकी साइन वैल्यू के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो ओवरऑल ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे ये मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, ये डिपेंड करती हैं इन चार फैक्टर्स पे। अब हम इन चार फैक्टर की हेल्प से एक कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये हम यहाँ से कंक्लूजन दे सकते हैं। देन अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल अगर हम यहाँ से रिमूव करें तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बेटा जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कांस्टेंट इसे बोलते हैं, वो क्या होती है, म्यू नॉट अपान 4 पाई। ओके, ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई। जैसे वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में यूज़ करते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये हो गया आपका बायोसेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन आ गया कि प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन होगा। तो इस एक्सप्रेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें जैसे कि पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई भी फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो आपका मैग्नेटिक फील्ड हो, सारी फील्ड क्या होती है, वेक्टर होती है। मीन्स इनमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन। तो अगर अब यहाँ पे डायरेक्शन है तो डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्शन के लिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर देते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में डिफाइन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड इसका आप ये नोट कर सकते हो, ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। बट अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो हमें क्या पता है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ जैसे हमें कोई वेक्टर A है, अगर वेक्टर A, तो उसका मैग्नीट्यूड लिखें, उसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखें, देन ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो वही हम सेम यहाँ पे प्रोसीजर करने वाले हैं। हम इस dB का मैग्नीट्यूड लेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाई R स्क्वायर। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड के साथ हमें क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो हम सपोज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का जो वेक्टर है वो क्या है, R कैप है। सपोज़ करते हैं यहाँ पे R कैप है। अब इस R कैप के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, किसी का भी यूनिट वेक्टर हमें अगर पता है देन तो हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, देन हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A
मीन्स वेक्टर ए इज डिवाइडेड बाई ए, ऐसा लिख सकते हैं। तो वही हम सेम कर रहे हैं कि बिकॉज इसका हमें पोजीशन वेक्टर पता है, इस पॉइंट का वेक्टर क्या है आर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आर होगा। देन तो हम यहाँ पे अगले स्टेप में ये लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई। अब यहाँ पे डी एल आई डी एल ये क्या हो गया मैग्नेटिक एलिमेंट हो गया। अब मैग्नेटिक एलिमेंट उसके बाद इसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे क्रॉस, इसके जगह पे वेक्टर आर, मीन्स ये अब वेक्टर फॉर्म में होगा डिवाइडेड बाई। अब इसका मैग्नीट्यूड जो रखेंगे मीन्स हम आर कैप की प्लेस पे क्या रख रहे हैं वेक्टर आर इज डिवाइडेड बाई आर, मीन्स इसके इस वेक्टर में हम इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। तो वेक्टर आर देख सकते हो आप यहाँ आ गया और ये जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ ये हो जाएगा, दैट मीन्स आर क्यूब हो जाएगा। सो ये आपका हो गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया किसका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है। ये क्या कह सकते हो ये क्रॉस प्रोडक्ट में डिफाइन है। मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट किसका करना आपको आई डी एल मीन्स करेंट एलिमेंट और उस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर उनके दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट पे इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है। तो अब हमें इसका डायरेक्शन बताना आसान हो गया बिकॉज इनके ये क्रॉस प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रही और क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हमेशा हम जानते हैं कि जैसे कि कोई दो वेक्टर हो उनके, जैसे ये सपोज़ कोई वेक्टर ए है ये और ये कोई वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा है। तो हमें अगर इनकी डायरेक्शन डिफाइन करनी है ए क्रॉस बी की, देन हम ए क्रॉस बी से अगर करना तो ए से बी की तरफ अपने फिंगर्स को बेंड करेंगे। देन थंब क्या बताएगा हमें उस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताएगा। जैसे हमें ए क्रॉस बी करने पे सपोज़ वेक्टर सी मिल रहा है तो सी का डायरेक्शन क्या होगा, तो हम कहेंगे ए से हम बी की तरफ इसको हम मूव करेंगे। देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसके परपेंडिकुलर आ रही, सॉरी मतलब मीन्स वेक्टर सी इसके परपेंडिकुलर आ रही। थंब क्या बताएगा वेक्टर सी की डायरेक्शन। एकदम सेम एग्जैक्टली यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आई डी एल क्रॉस आर है, तो हम आई डी एल क्रॉस आर मतलब आई डी एल की डायरेक्शन ये है और आर ये है, तो हम आई डी एल से आर की तरफ जाएंगे। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगी इनवर्ड होगी, मीन्स इस पेपर के सॉरी ये प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी। अगर यही हम पोजीशन वेक्टर यहाँ कहीं होता है, ये पॉइंट यहाँ होता है, तो ये क्या होता है आई डी एल क्रॉस आर करते हैं, देन ये आउटवर्ड आता है। तो इस तरीके से हम थंब रूल की हेल्प से, थंब रूल फिर से देखते हैं कि मीन्स हमें सपोज़ वेक्टर ए और बी का क्रॉस ए क्रॉस बी करना है, तो ए क्रॉस बी दैट नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो सो हमें ये ऑर्डर ध्यान रखना होगा कि ए क्रॉस बी करना है या बी क्रॉस ए करना। सो ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ हम अपने फिंगर्स को बेंड करेंगे। देन थंब हमें क्या बताएगा वेक्टर सी की डायरेक्शन, मीन्स उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट उसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो यहाँ भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किसी डायरेक्शन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन आता है हमेशा दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो जो जैसे यहाँ देख सकते हैं ये पूरा एक प्लेन है, तो अगर आई डी एल मतलब ये हो गया बोल सकते हो करंट एलिमेंट और क्रॉस आर, तो आई डी एल क्रॉस आर करेंगे तो ये थंब क्या आएगा इनवर्ड आएगा, पेपर प्लेन के इनवर्ड। तो इनवर्ड को हम इस तरीके से दिखाते हैं ऐसे क्रॉस साइन का मतलब क्या होगा कि आपका वेक्टर की डायरेक्शन जो परपेंडिकुलर इनवर्ड पेपर प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड, और अगर ये बाहर की ओर होगा तो हम किससे दिखाते हैं डॉट से दिखाते हैं। मीन्स यहाँ पे इस तरीके से हम डॉट बना देते हैं। डॉट का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड और क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर इनवर्ड। ये हम मैग्नेटिक फील्ड में बार बार इसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो सो इस तरीके से इसकी हम डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये श्योर रखिएगा कि ऑर्डर यही होना चाहिए आई डी एल क्रॉस आर, बिकॉज इसमें कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता। मीन्स हम ऐसा नहीं है कि कहीं भी आई डी एल क्रॉस आर है तो हम आर क्रॉस आई डी एल लिखते हैं। जैसे ही आप इसको लिखते हो उल्टा करके देन ये रॉन्ग हो जाता है। तो इसलिए इसका ये फॉर्मूले में इसका मतलब ऑर्डर भी आपको याद रखना होगा। बट यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैग्नीट्यूड में आप म्यू नॉट बाई 4 बाई आई डी एल साइन थीटा या डी एल आई साइन थीटा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ पे आपको ऑर्डर याद रखना है। ओके, तो इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं किसी भी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। एट जनरल हम ये देख रहे हैं, तो एट जनरल हमने स्मॉल एलिमेंट के थ्रू देख लिया कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डीवी की वैल्यू ये आ जाती है वेक्टर फॉर्म में। ये आपका मैग्नीट्यूड उसका हो गया। ओके।
ओके, देन नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट, इन दोनों के बीच अब रिलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या देखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट में ये था आपका एप्सिलॉन नॉट, और अभी जस्ट हम लोगों ने मैग्नेटिक कांस्टेंट देखा म्यू नॉट बाई 4 पाई। ये क्या है, मैग्नेटिक कांस्टेंट, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ओके, ये हम बार बार, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में ये कांस्टेंट बार बार यूज़ किया था, वैसे ही यहाँ पे इस चैप्टर में हम मैग्नेटिक कांस्टेंट को बार बार यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 4 पाई तो आप देख सकते हो कॉमन है, दोनों में है, बट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट के बीच हम रिलेशन देखेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने डिस्कस कर रखी है, वहाँ पे 9 × 10⁻⁴ क्या होती है, 9 होती है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, मैग्नेटिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 होती है। देन अब इसमें हम क्या करते हैं कि इनमें रिलेशन करने के लिए हम एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो डिवाइड करने में इसे इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, देन इसे इक्वेशन नंबर 2। सपोज इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, ऐसा कर देते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे, तो 4 पाई से 4 पाई ये पूरा कैंसिल, देन यहाँ पे क्या बच रहा, 1/एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या बच रहा, म्यू नॉट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को भी डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻7। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, देन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये इसकी पावर को ऊपर कर लेते हैं, देन 9 × 10⁻16 हो जाएगा इसकी वैल्यू। देन अब आपको पता होगा स्पीड ऑफ लाइट c की वैल्यू, स्मॉल c से रिप्रेजेंट की, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। यहीं से हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें करना क्या होगा, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। आप देख सकते हो 9 को हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 10⁻16 को 8 करके हम स्क्वायर, तो ओवरऑल होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब इसकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। देन यहाँ से 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू c², या हम यहाँ पे लिख सकते हैं c इज इक्वल टू, c की वैल्यू क्या इधर जाके स्क्वायर रूट, सो हम ये लिख सकते हैं 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन द एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू नॉट। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, मैग्नेटिक कांस्टेंट के ये इनके बीच ये रिलेशन होता है। तो हम आगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये भी देखेंगे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिपेंड ऑन द म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं मीडियम पे डिपेंड करते हैं। तो ये मीडियम, इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट या ये कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। मतलब बिकॉज जैसे हम एक जनरल फॉर्मूला लिखे तो स्पीड ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन। अब यहाँ पे म्यू नॉट कब होता है, वैक्यूम और एयर के लिए, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट कब हम लिखते हैं, वैक्यूम और एयर के लिए। तो यहाँ पे एयर और वैक्यूम के लिए जब हम ये दोनों वैल्यू लिखते हैं तो ये एयर और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी आ जाती है। लेकिन अगर यही जनरल इन एनी मीडियम अगर हम डिस्कस करें तो म्यू एप्सिलॉन, तो यहाँ पे अब उस मीडियम, पर्टिकुलर मीडियम इनकी जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड आएगी। इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती हैं उनकी जो स्पीड होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। जैसे एयर में उनकी सबसे हाईएस्ट, एयर और वैक्यूम में बोल सकते हो सबसे हाईएस्ट होती है। उसका जैसे जैसे ग्लास में गई या वाटर में गई तो वहाँ पर उसकी स्पीड जो होती है चेंज होती है, जिसके कारण रिफ्रैक्शन भी होता है। ये हम लोगों ने चैप्टर 9 में थोड़ा बहुत पढ़ा था रिफ्रैक्शन के टॉपिक में। ओके, एंड देन और क्या यूज़ है इस रिलेशन का। अब इस रिलेशन का यूज़ क्या है, जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इनकी कंबाइंड डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी।
तो एक तरीका क्या हम इनका इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड आउट करें, म्यू नॉट का डायमेंशन फाइंड आउट करें, फिर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड आउट करें, एंड देन दोनों का फिर कंबाइन फाइंड आउट करें, तो ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ से ये फॉर्मूले से क्या देख सकते हैं कि C इक्वल टू क्या होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से अगर हम इसकी दोनों की वैल्यू निकालें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन C² इक्वल टू 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, एंड देन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/c²। अब C की वैल्यू, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो अब हम लाइट स्पीड की डायमेंशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्पीड की डायमेंशन पुट कर देंगे, मीन्स LT-1, ये हो गया स्पीड की डायमेंशन का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, एंड देन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या यहीं पे एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 ये हो गया L2T-2, देन इसको ऊपर ले जाते हैं तो इसके पावर्स के साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा L-2T+2, ये हो गया इसका डायमेंशन। तो इस तरीके से हम आसानी से इसका डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशन हो गया, सो नोट कर सकते हो आप।